सीरियस होकर के करना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि हवाबाजी में ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी हवाबाजी में पढ़ सकते हो, बाकी चीजों में दिक्कत करेगा। चलो अच्छा, पार्ट 2 में तो मैं आगे बताता हूं भी आपको, पहले लिखिए इम्पैक्ट ऑफ साइंस। इम्पैक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ साइंस का मतलब विज्ञान का जो प्रभाव है, डैश करके लिखिए डेली लाइफ। डेली लाइफ में कहां कहां पर है, मैं आपको पीछे जो बताया था उसी के पॉइंटर दे देता हूं लिखने के लिए। मैं बताऊंगा कुछ नहीं, बस मैं खाली फील्ड के नाम दूंगा, तुम खुद से सब लिख लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ लो, 6 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो पहला लिखो, सबसे पहले आ जाओ एग्रीकल्चर, समझ गए। एग्रीकल्चर में इंपैक्ट समझ जाओगे कि नहीं, कृषि क्षेत्र में साइंस का इंपैक्ट लिख सकते हो, लिख लो, मैं केवल पॉइंटर दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं। फटाफट लिखिए, पहला लिखो सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए फिर ज्यादा टाइम पास नहीं, सॉइल टेस्टिंग। दूसरा क्रॉप हेल्थ, फसल स्वास्थ्य। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स, उपकरण, ठीक है, ये हो गया पहला एरिया। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात और संचार। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात और संचार। इसके अंदर जीपीएस, फटाफट आइए, जीपीएस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये जो लाइट देखे हो आप लोग, हाइड्रोजन फ्यूल, अल्टरनेट फ्यूल बोलते हैं, विकल्पीय ईंधन, हाइड्रोजन फ्यूल्स, जीपीएस में आपको बता चुका, ठीक है। नेक्स्ट मोबाइल फोन, इसी में ही मोबाइल फोन इंटरनेट, 5G 6G और ये सब तमाशा जो भी होता है। ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, ये वो चीजें हो रखी हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखी हैं, इसलिए मैं खाली बोर्ड पे लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, और उसके अंदर के पॉइंटर भी दे देता हूं, आप खुद से समझ के लिख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ऊर्जा और पर्यावरण। नंबर 1 रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। दूसरा ग्रीन बिल्डिंग, हरित बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग समझते हो, ग्रीन बिल्डिंग तुम लोग देखे होगे, ग्रीन बिल्डिंग वगैरह जहां पे सबसे ज्यादा वो समझो, टेरेस फार्मिंग समझते हो, उस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग। नेक्स्ट सोलर पैनल्स। नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा करकट प्रबंधन। पॉल्यूशन कंट्रोल, पर्यावरण नियंत्रण। फोर्थ डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में। नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स, संस्थान। ठीक है, यही अब तक आपके अलग अलग आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन में इसी में पूछा हुआ है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट इन्हीं 4 सेक्टर में अलग अलग साल पूछा, ऐसा नहीं इन्हीं चारों में एक साल पूछ लिया, किसी एक सेक्टर में किसी पूछ सकता है, या रिसेंटली कोई नई न्यूज आए साइंस टेक को लेकर के तो उसका एरिया छांट लीजिएगा, लगभग इसी एरिया में आती है, समझ गया, 4 मेजर एरिया होगा तुम्हारे यार, तो इसी में से मिल जाएगी, तो आंसर करंट अफेयर के भी इसी में से बनते हैं, ठीक है। साइंस टेक के लिए सबसे अच्छा सोर्स करंट अफेयर माना जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा नजर बना के रखिए। नेक्स्ट आइए, चैलेंजेस ऑफ साइंस टेक।
चैलेंजेस ऑफ साइंस टेक में क्या क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? बोलिए साहब, साइंस टेक में क्या क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं? और बोलो यार। डिपेंडेंसी, ये चैलेंज है? गलत, मतलब आप गलत चले गए साइंस टेक में। साइंस टेक पे आप डिपेंड हो जा रहे हो, ये तो निगेटिव चीज हो गई उसकी, जिसने भी बताया, समझ गए हो? डिपेंडेंसी अब साइंस टेक पे हो गए तो आप साइंस के क्या निगेटिव हो गए ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइंस टेक के डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये क्वेश्चन इंडिया में। मैं आपको पहला बताते हूँ तो समझ में आ जाएगा। पहला चैलेंज है फंडिंग। सही बात है, पहला हुआ फंडिंग। अब बताइए, फंडिंग सबको समझ में आ गया? स्पीड पे तो नहीं जा रहा हूं मैं ज्यादा? धीरे तो चले, नहीं थोड़ा धीरे हो जाऊं या और तेज हो जाऊं? ठीक है, चलिए पहला हुआ फंडिंग। दूसरा इनोवेशन का लैक होना, बिल्कुल ठीक। पहला हाँ ठीक है, इनोवेशन का लैक होना। इनोवेशन का मतलब होता है नवीकरण, इनोवेशन का लैक होना। नई चीजें खोजने की कोशिश कोई करता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके अपोज काम करते हैं। नेक्स्ट, हाँ स्किल, बिल्कुल ठीक है, वो भी चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना में कमी। नेक्स्ट, मैं फटाफट लिखता हूं, आप लिखते चलिए। स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर समझ गए? काबिल, कुशल श्रमिक। नीचे की तरफ एरो समझ रहे होगे तुम लोग। नेक्स्ट, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। मानव एक संसाधन है, उसका डेवलपमेंट करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, HRD। नेक्स्ट, ब्रेन ड्रेन सुने होंगे? ब्रेन ड्रेन, भारत से जो ब्रेन हो रहा है वो ड्रेन किया जा रहा है, मतलब सुखाया जा रहा है। कहां पर ले जाया जा रहा? बाहर। ठीक बात है। जितना आप कल ईरान वाला बड़ा अच्छा दिखा रहा था, वीडियो आया, देखा आपने? जो ईरान से, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है ना, होने दो। इतनी बदतमीजी कल देखी मैंने उसको लेकर के। एक तो तुम ईरान गए, सरकार ने भेजा तुमको? नहीं, आप खुद MBBS करने, XYZ करने गए थे, उसमें सरकार ने तो नहीं बोला। देखो बदतमीजी कल क्या हुई है, कल मैं देख रहा था, स्पेशली ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा कम्युनिटी का, समझ गए होगे। ईरान में कौन लोग हैं समझ गए हो यार, ठीक है? तो वो पहले, अब वहां फंसे हुए हैं। कौन सा चला रही गवर्नमेंट ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंधु इस समय चल रहा है ना, जहां से लेकर के आ रहे हैं सारे 15,000 प्लस लोग हैं जिनको लेकर के आना है। मजाक तो है नहीं। वॉर जोन एरिया में एयर इंडिया का प्लेन उतारना अपने आप में वॉर है। एक तो वैसे भी एयर इंडिया अपने आप में वॉर है, समझ ही रहे हो। लोग आजकल कह रहे हैं, खैर समझ गए बात, मजाक नहीं उड़ाऊं, सरकारी चीज है यार, ठीक है? पर एयर इंडिया रिस्क तो है यार, है। तो एयर इंडिया को नॉर्मल जमीन पे उतारना अपने आप में कह रहा हूं वॉर है, और वॉर जोन में उतारना तो समझ गए। तो वहां उतारना, फिर इन लोगों को चढ़ाना। पहली चीज, ये वो लोग नहीं है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये वो लोग हैं जो खुद की ग्रोथ के लिए वहां पे गए थे। तो जिम्मेदारी सरकार क्यों ले? बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूं, हो सकता है आपको लगता हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, बट आपका दिमाग थोड़े थोड़े धीरे खुल जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इंडियन सिटीजन है ना, तो अगर ये बाहर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो गवर्नमेंट अपना फर्ज निभा रही है ना, लेके आई तुमको एयर इंडिया के, फ्री पैसे तुमको, एयर इंडिया के प्लेन से लेके आते, पैसा नहीं लगता है, फ्री लेके आती है आपको। इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट जब उतरा, पाला में उतरे, तो वहां से उन्होंने बस अरेंज की, सरकार ने एयरपोर्ट पे उतार दिया, और एयरपोर्ट से बोला आप अपने अपने घरों में चले आइए, जिसका जहां पे घर है। तो वो जो आंटियां थी जो भी वहां से आई थी, वो उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल हो गई है, हमारे लिए इनको लग्जरी बस अरेंज करनी चाहिए थी घर जाने के लिए। तो मैं बाप के नौकर हैं। मेरे को कल इसकी स्टेटमेंट सुन के इतना गुस्सा है, सीरियसली बताना चीजों को लेकर के। आप एक बार सोच के देखिए, सरकार किस सिचुएशन तुमको जिंदा ले आई, वही बहुत बड़ी बात है। और तुम वहां पे क्या करो, हमें स्पेशली व्हीकल चाहिए। अरे अलग, वो तो अलग ही नमूने थे उसमें थे, वो अलग अलग सेपरेट व्हीकल मांग रहे हैं। आप समझ रहे हो? कोई अलग इनोवा मांग रहा, कोई मांग रहा कि हमें घर भेजने के लिए सरकार अलग अलग गाड़ियां अरेंज करे। मैं यही तो कह रहा हूं, अभी वहां निपट गए होते, आपको हवा लगती? कितने लोग, आपको पता है इजराइल ईरान कितने खत्म हो रहे हैं, हवा ही नहीं लग रही कितने। आप जस्ट एक नंबर हैं भाई, आज 600 मरे, कल 700 मरे, परसों 800 मरे, ये 100 बढ़ के आ रहे नंबर। तो कौन पता कौन मर रहा कौन जी रहा। तुम वहां से बच के चले गए, वही बहुत है। और जिम्मेदारी अब तुम अकेले ले आए, अभी सरकार हाथ खड़ा कर दे, मैं नहीं लाऊंगा, अपना देख लो तुम क्या कर लोगे, केस कर दोगे सरकार के ऊपर। एक तो सरकार तुमको लेकर के आ रही, ऊपर से तुम क्या कर रहे हो, ये स्टेटमेंट बोल रहे हो कि सरकार हमें घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी। घर तक समझ लो, घर के अंदर बिठा चाय पिलाए सरकार, ये उनका कहना है।
स्टेटमेंट कल बड़ा मैं भेजूंगा वीडियो, मेरे भेजी कल, देखो वीडियो किसी ने भेजी थी, मेरे स्टूडेंट मेरे खुरापाती हैं सब थोड़े बहुत जो, तो वो 2-4 वीडियो छांट छांट के भेजते हैं। एक बंदा है वो इसमें है सामने राइट नाउ, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में इस समय सीनियर आईएएस है, तो उसके पास ये सब आते रहते हैं अंदर की खबरें, तो वो भेजता है। तो वही जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में है, बेसिकली कनाडा एम्बेसी में था, अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स में चला गया, तो वो उसकी वीडियो आती रहती है, तो वो भेजता है कि सर देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा। तो उस वीडियो में फिर दिखाया, मैं देखा, बताओ कि क्या बदतमीजी हो रही है यार। सोचिए गवर्नमेंट से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर अगर नहीं करे गवर्नमेंट तो आप मोदी जी को गाली दे रहे कि मोदी जी हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। क्या लगना चाहिए, छोड़ दें ऐसे लोगों को, क्या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। हम क्या छोड़ दें वहीं पे, तो क्या दिक्कत है, बाहर में जाओ। ऐसे लोगों की वजह से खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी, ऐसे लोगों की वजह से खत्म हो जाएगी, डेटा बढ़ता जाएगा मरने का, तो खत्म हो जाएगी लड़ाई। बस समझ रहे हो, सीधी बात है भाई। हर देश अपना अपना, यूक्रेन वाली वॉर में लोग मजाक उड़ा रहे थे कि मोदी जी के कहने पे युद्ध रुका था युद्ध 16 घंटे के लिए वॉर पीस कराया गया था इसी चीज की, इंडिया वाले निकालने। बात को समझिए, ये हमारी फॉरेन कहते ना, वही बात है, कुछ लोग खास करके अच्छा नहीं है ना, तब ठीक है। अब इंडिया फंस गया इसमें सबसे बड़ा भाई, गलत वो नहीं करिए ना, इंडिया सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है इसराइल, और उतना ही बराबर का अच्छा दोस्त है ईरान। ये समस्या है। अब आप समझिए कि भारत साथ किसका दे। मैं इसीलिए आपको पिछले बोल रहा हूं, जो भी नए लोग हो, इस समय पिछले 1-1.5 साल की जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उसको पढ़ लीजिए। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जितने भी केसेस और उन केसेस को डील कैसे कर रही, तुम्हारा आईआर का जो सेक्शन है कंप्लीट बेहतरीन तुम्हारे पास इस समय सब्जेक्ट चल रहा है आईआर को समझने के लिए। क्योंकि अब समझ, ईरान भी आपका बड़ा अच्छा दोस्त है। जब हमारे पास 90 अटल जी वाली गवर्नमेंट, पोखरण बताया था 99 की गवर्नमेंट जब थी अटल जी की सरकार में, उस समय पोखरण पीछे बताया था मैंने, 1999 में जब हमारा पोखरण ब्लास्ट हुआ था, तो अमेरिका ने सीधे सीधे यूएसए ने बैन लगा दिया था, सैंक्शन आपने सुने होंगे। यूएसए ने बैन लगा दिया था कि भारत को कोई भी पेट्रोल नहीं बेचेगा। बिल क्लिंटन उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कोई भी इंडिया को पेट्रोल नहीं बेचेगा। अगर किसी ने पेट्रोल बेचा, मतलब इंडिया को पेट्रोलियम दिया, तो वो किसका दुश्मन होगा, यूएसए का दुश्मन होगा। ये क्लियर वार्निंग दी गई थी, याद रखिएगा। अब बिना पेट्रोलियम के तो आपका जिंदगी आप समझ सकते क्या होगा, आसान नहीं थी। उस समय कौन खड़ा हुआ था हमारे साथ, ईरान। और सोचिए ईरान ने बोला कि मैं आधे रेट में तुमको पेट्रोलियम दे रहा हूं, ले जाओ। जिस रेट पर डॉलर बैरल के हिसाब से होता है उसके आधे रेट पे बोला कि मैं दे रहा हूं तुमको। ये है जलवा ईरान का। तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, संकट के समय जो दोस्त आपके साथ खड़ा रहे, याद रखिए वही असली है। ये है ईरान। और इजराइल के बारे में तो आपने दोस्ती देखी ली, इंडिया का आधे से ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट कहां से है, इजराइल के हैं। तो भाई साहब डील तो खतरनाक है ही। अब बताइए किसका साथ दें, सीधी बात। इसीलिए परसों जब नरसों 3-4 दिन पहले यूएन में आया, इसको लेकर के इजराइल ने बोला कि ईरान के अटैक के ऊपर जितने भी दुनिया भर के कंट्री हैं सब लोग यस करें। इंडिया बायकॉट कर गया। भैया तुम समझ रहे हो, तुम किसके दोस्त हो, ईरान के भी, और किसके दोस्त हो, इजराइल के भी। तो फिर किसी एक की तरफ जाओगे तो दूसरे से दोस्ती टूटी, और कल को 15, 20, 30 साल बाद फिर ये सिचुएशन आ गई। तो किसी एक से दोस्ती वो याद रखेगा कि नहीं याद रखेगा कि तुमने मेरे अगेंस्ट में वीडियो किया था, काम खत्म। तो इंडिया जब भी सिचुएशन, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का मैटर है, उसमें भी दोनों का दोस्त है, दोनों ने अपने टॉप ऑनर मोदी जी को दे रखे। अब बताओ, तो इसलिए इस समय कितना खतरनाक से, अब जैसे पाकिस्तान और किसी देश की लड़ाई हो तो ऑब्वियस बात हम किसके जाएंगे, सामने वाले के साथ जाएंगे। बट यहां पे समस्या, दोनों हमारे इतने अच्छे दोस्त है, किसके साथ जो, तो इंडिया चुप मार करके न्यूट्रल बना हुआ है। कहीं एक आपको ना मिलेगा ट्वीट, ना एक्स हैंडल पे मोदी जी लिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जरा सा भी कुछ उंगली हुई तो पता नहीं क्या अर्थ निकल जाएगा। और आने वाले दिनों में ये पक्की बात है, कुछ ना कुछ ऐसा, या तो एक्सट्रीम सिचुएशन में दुनिया जा रही है। जैसा आपने सुना 2025 में, कौन बता रहा, मंगल का दिन है, मंगल का कोई कह रहा था ना, कोई कह रहा था मेरे से मंगल का साल है सर इस साल, आपने बोला था। हाँ 2025 में ना चल रही है, अभी 6 महीने निकले। बड़ा अच्छा, कल मैं देख रहा था गाना आ गया है कि 2025 में क्या क्या देखा आपने, बड़ा है वो जेन्युइन उसने बना लिया, सब कुछ देख लिया यार मैंने यार, ये और इधर 4-5 केस भी आपने देख लिए, 10 ज्यादा ही देख लिए सोनम वोनम वाले। 2025 के केस देख रहे हैं, कहां तक पहुंचे मर्डर मिस्ट्री। कसम से मीडिया वालों के पास देखो, सीबीआई इंक्वायरी ना मांग कर ले कहीं सोनम वाले की मर्डर केस पे। प्राइम न्यूज में अगर न्यूज आ रही है चीज को लेकर के, तो और इधर सही में अब देखिए, जब चूंकि न्यूज में ये सारी न्यूज आ रही है तो खट 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 सब न्यूज आ रही है। ये
कल ही परसों की फिर न्यूज थी, उसने उसको मार दिया, उसको में कॉमन है पति, जिसने मारा वो बदल रही है चीजें, पत्नी ने बहुत सारे, अब मैं एक्सप्लेन क्या करूं, चलो भैया देख लियो जो पति लोग हैं। चलिए, अरे आप बिली माने, ऐसा माहौल बन गया है, सही में लोग शादी करने से डर रहे हैं। आपको हंसी मजाक लग रही होगी, मेरा एक भतीजा है, उसकी बात चल रही थी शादी के लिए, कसम से वो मना कर रहा है। आपको हो सकता है हंसी मजाक लग रहा है चीजों को, वो नहीं कह रहा सर, कह रहा चाचा अभी नहीं। मैंने क्यों, क्या हो गया, कह रहा बस मन नहीं है। वो मन नहीं है, समझ रहे हैं भाई साहब। तो हाँ, पता चले सीमेंट में निपट गया तो लिखिए। अच्छा हाँ, ये हो गया। लास्ट क्या लिखे थे, पॉइंट क्या लिखे हो, ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट लिखो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस से साइन करना, सिंपली भाषा में लिख लीजिए इसी में करप्शन। नेक्स्ट में करप्शन, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार साइनिंग के लिए। नेक्स्ट कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब समझते हैं, कोलैबोरेट करना नहीं आपस में, क्या बोलते हैं यहाँ, संलयन टाइप का, कई सारे नहीं कंट्री आपस में डील करें, वो उसका डिक्लाइन। नेक्स्ट ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन, ऑब्वियस बात है ये बढ़ गया है ना। आपको कोई भी, जैसे परसों देखा आपने स्पेस लिंक को भारत में मिल गया रजिस्ट्रेशन, स्पेस लिंक जानते हैं, जो इंडिया में इंटरनेट देने की बात चल रही है ना, अब जैसे जियो भी इंटरनेट आपका एयरटेल दे रहा है, अब स्पेस लिंक जो मस्क साहब है, हाँ वो डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से देंगे। थोड़ा महंगा है, कुछ 3000 समथिंग का प्लान है उसका, लेकिन वो बहुत बेहतरीन प्लान है, बेहतरीन मतलब वास्तव में बेहतरीन प्लान है। अब सबसे बड़ी मोनोपोली किसकी खत्म, जियो। एयरटेल पे तो है ही, सीधी बात है, एयरटेल को तो ऑलमोस्ट ठीक है, वोडाफोन तो खत्म है सिलेबस में ही नहीं। तो कुल मिला के जियो और एयरटेल जो थोड़े बहुत थे, हाँ महंगा है स्टारलिंक, बट फैसिलिटी जबरदस्त है। क्या स्पीड दे रहा है आपको, बताइए, बात समझ रहे हैं। तो भाई सीधी बात है, तो अगर इस तरीके की ग्लोबल कंपटीशन में अब लोग धीरे धीरे, लोगों के पास पैसा ठीक से आया, ऐसा भी नहीं कि लोग इतने भी गरीब है इंडिया में कि खतरा, मतलब लग ही रहा कि हम मरी जाएंगे, ऐसा नहीं, लग लोगों के पास। अब जैसे कल फास्टैग अनाउंस हुआ है, सुने, फास्टैग पास कितने का है, और 3000 का पास है, और 200 ट्रिप है, वेरी गुड, और 1 टोल, हाँ वो तो ठीक है, 1 टोल 1 सिप तो ठीक है, और कुछ पर ईयर कहाँ, 1 साल का 200 ट्रिप, ठीक बात बताई। उसके अलावा 3000 रुपए का भी एक बार बन जाएगा पास, महीने का भी है, इतनी ट्रिप मिनिमम, ऐसे मैक्सिमम इस तरीके से नहीं। एक 15 अगस्त से, 15 अगस्त से मोदी जी करेंगे, तो मोदी जी का है भाई साहब, हर छोटी पुल उद्घाटन बिना कोई कहीं कुछ खास बात हो तो उसके लिए स्पेशली हमने एक रखा हुआ है बंदा। अरे यार रिकॉर्ड हो रहा है सब यार, एटीएम से विड्रॉल, ईपीएफ के लिए हो रहा है। उसका सबसे बड़ा लूप होल क्या है, ये जो अभी स्कीम आई है फास्टैग वाली, सबसे आपको पता है, सरकार वो चीज बताती है आपको, मैं एंटी गवर्नमेंट नहीं हूं, लेकिन सरकार वो चीज बताती है जो आप सुनना चाहते हैं। उसी के अंदर जब सरकार कोई रूल आता है ना, तो यहां स्टार लगा देती है, नीचे होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो आप नहीं पढ़ते हैं। रूल ये है कि ये जो फास्टैग है कि केवल एनएच पर इंप्लीमेंट है, दैट्स इट। और आप जब कहीं पे भी जाते हैं तो आधे से ज्यादा टाइम आप रहते हैं एक्सप्रेसवे पे, और 1/4 जगह रहते हैं स्टेट हाईवे पे। बात समझ गए। मेरा घर है गोरखपुर, मैं दिल्ली से चलूंगा, दिल्ली से आगरा, ये मैं पकड़ता हूं यमुना एक्सप्रेसवे। आगरा से लखनऊ, ये मैं पकड़ता हूं एनएच। लखनऊ से गोरखपुर, ये पकड़ता हूं मैं एसएच। ये डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर, और टोटल जो मेरी गोरखपुर की डिस्टेंस है वो करीब 890 किलोमीटर है। ये है एसएच, ये है एक्सप्रेसवे, इन दोनों में काम नहीं करेगा, मतलब इन दोनों के टोल आपको देने हैं। कुछ समझ में आया। इंडिया वाले मारे खुश, ये सही पास मिल गया 3000 रुपए का, अब तो पूरे इंडिया में घूमे, कल देख रहा पूरा प्लान बनाने लगे सब, इंडिया में निकल जाएंगे ट्रिप पे, अब हम तो 3000 रुपए लेंगे। अब समझ में आएगा नहीं, सरकार पागल थोड़ी है। तुमको क्या लगा 3000 में इंडिया घुमा देगी। टोल आपने देखे कितने महंगे टोल हैं, 700-800 300-400 के टोल पड़ जाते हैं।
एक ट्रिप पे सोचिए, और साल भर के टोल तुमको फ्री करके केवल 3,000 रुपए में तुमको लग रहा है ऐसा होगा? ये कहानी है इसकी। मैं कल इसीलिए जोड़ भी रखा, ऐसे बात हुई, घर जाने पे क्या होगा तो पता चली कहानी ये है भाई साहब। ले रहे हैं, बताइए। हाँ अच्छा ले रहे हैं, बताइए सब। तो और दूसरी चीज ये आपके पब्लिक व्हीकल पर हैं, कमर्शियल व्हीकल पे तो ये भी नहीं है, कमर्शियल व्हीकल को देने ही पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो ये सब थोड़ा सा आराम से, सरकार जब इस तरीके की स्कीम दे तो बहुत खुश नहीं हो जाना, सरकार को पता है कहां से निकालना है। सरकार अगर फ्री कर, इसमें मैं गलत नहीं कह रहा हूं सरकार को, देखो इसमें बिल्कुल गलत नहीं है सरकार, सीधी बात है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो आपको पैसा देना चाहिए। टोल के खिलाफ हैं आप क्या? टोल के खिलाफ हैं? कभी मत होइएगा, याद टोल है, याद रखिए टोल क्यों। आप समझिए आपको अच्छा टोल लग गया कोई बात, अगर टोल नहीं होता रोड वैसी ही होती भाई। टोल का पैसा जाता मिनिस्ट्री के पास, उस मिनिस्ट्री से आपको देख रहे हो रोडवे की स्पीड क्या हो रही है। कल योगी जी ने उद्घाटन किया यूपीपीसीएस के लिए, बड़ा फेमस है, कौन सा है एक्सप्रेसवे? अरे कल योगी जी ने कल ही की उद्घाटन, कल फोटो सेशन हुआ था, उन्होंने बोला लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालने वाले का यमराज इंतजार करेंगे, बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट कर दिया योगी जी ने। सही बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बट पॉइंट है यहां से जो लखनऊ है ना, पहले लखनऊ से जो मैं बता रहा था गोरखपुर, वो कुछ इस तरीके से जाना होता था, मतलब ऐसे समझो, ऐसे घूम करके जाता था गोरखपुर, समझ रहे हो? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से था। तो इसमें कम से कम लग जाता था टाइम अप्रोक्सीमेट 5 घंटा अप्रोक्सीमेट। तो यही घट करके 110 मिनट में कर दिया है, ये नया हाईवे खोल दिया, लखनऊ से सीधे पकड़ेंगे सीधे गोरखपुर 110 मिनट में। 110 मिनट में लगभग कितने घंटे? 2 घंटे अप्रोक्स भाई, मोटा मोटी आप 2 घंटे मान ली तो सोचो 5 घंटे की जगह 2 घंटे में गोरखपुर, तो जलवा तो है भाई साहब। बात को समझ रहे हैं? तो ये जो बना एक्सप्रेसवे, सीधी बात है, यहां पे बहुत सारे किसान होंगे जिनकी जमीनों का पैसा मिला होगा, तो ये जमीनों का पैसा आया कहां से? आपको खुशी बड़ी महसूस हुई भाई, आप जब कहीं निकलते हैं अपने कहीं घूमने जाने के लिए, तो जितना जल्दी कोशिश करते हो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं, तो जितना जल्दी आप तभी जाओगे जब इस तरीके की फैसिलिटी मिले। रोडें पता है आपको यूपी की भाई, आज से 10 साल पहले इमेजिन कर लेना, बस ज्यादा नहीं होगी, जिस जस्ट पहले की याद है बिहार साइड के यूपी साइड की रोड्स, इमेजिन क्या हाल होता था। हाँ तो सोच इमेजिन करिए, अगर वैसे लेकर के अगर अभी ऐसा कर रही है, उसके बदले में गवर्नमेंट आपसे टोल ले रही, तो गलत क्या कर रही है? टोल के रेट वो अलग डिबेट है, कम ज्यादा करने वाली बात जो है उस पर क्या कर सकते हो जैसा गवर्नमेंट का, बट हाँ टोल के अंगेंस्ट में कभी मत बोलिएगा। टोल सही चीज है, क्योंकि टोल के पैसे से ही रोड का कंस्ट्रक्शन हो, नहीं सरकार टोल नहीं लेगी, रोड नहीं बनाई, और रोड नहीं बनाएगी तो हाल देख लीजिएगा क्या होगा। बात समझ रहे? तो कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट मुंह से मत निकालिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही गलत है। पॉलिसी कभी गलत नहीं होती है, पॉलिसी का इंप्लीमेंट करने का तरीका, टाइम और फैक्ट्स, मतलब वही पैसा वाला है या कुछ है, वो उस पर डिबेट हो सकती है कि हाँ टोल कम किया जाएगा, 150 की जगह 100 रुपए कर दें, 500 की जगह 300 कर दें, वो उस पर डिबेट है। लेकिन आप बोल दो कि टोल सिस्टम ही गलत है, तो फिर तो पागल आदमी हो। इसका मतलब आप डेवलपमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट हो और विकास चाह नहीं रहे, तो क्या घर बैठो फिर तो, बस सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस में, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण चैलेंजेस में ही चलते चलिए, वैश्वीकरण। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता याद रखिएगा, इसको 2, पहला होगा इंट्रा, दूसरा होगा इंटर स्टेट। इंट्रा और इंटर स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर अंदर। मैं एग्जांपल दे देता हूं, ऐसे समझो, यहां पे ये है यूपी, तो यूपी में 2 हिस्से कर लीजिए, तो एक हिस्सा ज्यादा डेवलप है, एक हिस्सा कम डेवलप होता है। और इंटर स्टेट का मतलब एक हिस्सा हो गया यूपी का और दूसरा हिस्सा हो गया मान लीजिए गुजरात। तो 2 स्टेट में क्या लगता है आपको, डिफरेंस है कि नहीं है डेवलपमेंट के लिए? भाई साइंस डेवलपमेंट गुजरात और यूपी में ज्यादा कहां होगा? गुजरात। और यूपी में कौन सा हिस्सा ज्यादा डेवलप है? हम लोगों वाला, जहां पे हम लोग रह रहे हैं वेस्टर्न पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन पूर्वांचल साइड में गोरखपुर में कितना है? बात समझ रहे हो? तो ये इंट्रा और इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी होती है। ठीक, नेक्स्ट,
ध्यान से, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है, इस पे है कल्चरल कल्चरल इंपैक्ट। क्या लगता है, साइंस टेक के डेवलप होने से क्या आपके कल्चर के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है? पड़ रहा है? साइंस टेक को अगर मैं डेवलप कर रहा हूं तो क्या आपके कल्चर के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है? हाँ ऑब्वियस। अरे यार, तुम्हारा ट्रेडिशन, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा जो भी कोई भी इस तरीके का है, उस पे क्या इंपैक्ट साइंस टेक का, निगेटिव या पॉजिटिव? भाई इंपैक्ट तो दोनों पड़ सकते हैं ना, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव इंपैक्ट क्या है साइंस का? कल्चर के ऊपर। दिमाग दौड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, सिविल है तो हल्के में नहीं। बोलिए। हाँ सही बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पे उठते हैं क्वेश्चन चीज को लेकर के, बिल्कुल सही बात है कि हनुमान जी को लेकर बड़े फेमस उठते हैं क्वेश्चन इस पे लेकर, कल्चर पे, कि फालतू बात है, बंदर थे पहली चीज है, और बंदर ने कि उसको सूरज को कैसे खा लिया। इलॉजिकल बात। देखो बहुत ध्यान से, स्पिरिचुअल पॉइंट से सब सही है, प्रैक्टिकल बात की जाए तो मैंने बोला कुछ लोग कहते हैं ना हम लोग साइंटिस्ट वाले, बस साइंटिफिक थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, तो साइंटिफिकली पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग बिलीव करते हैं बजरंगबली में, इसलिए हम मानते हैं सारी बातों को। सारा थॉट का तो खेल है, सामने वाली जो कम्युनिटी है वो नहीं मानती है, वो उसका अलग लेवल का है। समुद्र के दो हिस्से किए थे, अरे वो अलग ही किताब में उनके लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है हर जगह पे बातें बताई गई, सब जगह इस तरीके की बात। तो कहीं ना कहीं साइंस हमारे कल्चर में इंटरफेयर कर रहा है। अब ये इंटरफेयर दोनों सेंस में है, ज्यादा देखा जाएगा तो निगेटिव है, क्योंकि यहां पे देखो, एक होता है थॉट, तुम्हारा जो थॉट होते हैं, एक होते हैं स्पिरिचुअल बेसिस पे, और दूसरा तुम्हारा होता है साइंटिफिक बेसिस पे। तो लॉजिकली ये जो स्पिरिचुअल बेसिस वाला है, उसमें जो साइंस है वो क्या कर गया है, एंट्री कर गया है। हर चीज का थोड़ा नहीं, लोग बोलते प्रैक्टिकल हो गया है आदमी, तो प्रैक्टिकल होकर के वो इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। और इसकी डिबेट जब आप सुनेंगे तो कई बार साइंटिस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकली, आप समझिए, देखो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, तो आपने बोला नहीं। भाई इमेजिन करके देखिए, ऐसा हो सकता है कोई एक व्यक्ति सन को खा ले? अजीब नहीं लग रहा सुनने में? साइंटिफिक पॉइंट से है तो साइंटिस्ट जो है वो गलत तो नहीं है। यहां पे आपकी थॉट का, मैंने बोला सारा खेल थॉट का है। साइंटिस्ट अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, भाई मैं मानता हूं तो मेरे लिए ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आंसर जाएगा कल्चरल इंपैक्ट में जो आपका है। बट इसमें भी ध्यान रखना, इंडिया का जो स्पेशली मैं इंडियन कल्चर की बात करता हूं, इस इंडियन कल्चर ने आधे से ज्यादा साइंस को रास्ता दिखाया है। कौन सी दोहा है हनुमान चौपाई का जिसमें डिस्टेंस बताई गई है सन की? 10 बार का इंटरव्यू, कम से कम 10-12 बार पूछा इंटरव्यू में, यही इसी क्वेश्चन की, साइंस इंटरफेयर कर रहा है। हाँ बट ऐसा तो नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, याद है? हनुमान चालीसा नहीं याद है आप लोगों को? कोई एक मंत्र याद है संस्कृत में? कोई मंत्र याद है? आरती याद है कोई? याद है कौन सी आरती? कोई एक आरती याद? सुनूंगा नहीं मैं, अब शुरू थोड़ी ना आरती थाला लेके आऊं, पूछ रहा हूं मैं आपसे, कौन सी आरती याद है आपको? गणेश आरती, ठीक बात। हनुमान चालीसा याद है किसी को? याद है, तो ठीक है, बताइए मुझे हनुमान चालीसा में कोई एक लाइन है जिसमें बेसिकली सन और अर्थ की डिस्टेंस बताई गई है। पूरी लाइन क्या है? जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू। इसका मतलब समझ में आया? इसको कभी भी एक्सप्लेन, यहाँ बहुत टाइम लग जाएंगे चीजों में, बट इसमें जो एक्सप्लेनेशन तुलसीदास जी ने किया है, वो उन्होंने जो बताया है कि जमीन से लेकर के सन, उसमें जुग सहस्त्र योजन, योजन बेसिकली आपने सुना होगा, एक जैसे हमारा यार्ड्स होता है उस तरीके से एक यूनिट होती है। योजन पर भानु, भानु मतलब सन, उसका सिनोनिम्स होता है। वो जब कैलकुलेट किया गया तो वो अप्रोक्सीमेट उतनी ही डिस्टेंस मिली है जो आज अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है। आपको समझ में आया इसका मतलब? तो इसका मतलब साइंस इंटरफेयर कर भी रहा है, लेकिन जब साइंस प्रूव करने पे आया तो उसमें हमारा कल्चर कहीं आगे निकल चुका है। अर्थ की एज आज बताई जा रही है, ऐसा है, और इंडिया कल्चर में कब का बता चुके वेदों में। भाई भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, इन सबके नाम सुने हो? जो डेसिमल बेसिमल अभी पीछे बताया मैंने, वो सब कहां से आया है? वो सब यहीं से तो आया है। तो सुश्रुत वाली जो कहानी आज जो नहीं, सर्जरी पर्जरी, वो सब सुश्रुत कब बता चुके? वैदिक काल के आगे ही, पोस्ट वैदिक पीरियड में ये सब चीजें आ चुकी हैं। बताइए, तो आज से 2000 साल पहले जो बात बताई गई कि अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है सन के, ये चीजें ऑलरेडी किसने बता रखी थी? भास्कराचार्य ने। और अब जाकर के न्यूटन बता रहे कि वो ऊपर से गिरता है, ग्रेविटी वाला, ये ऑलरेडी दे चुके थे आर्यभट्ट साहब।
अब दिक्कत ये थी कि चूंकि इंडियन साइंटिस्ट ने इस चीज को दिया था और इंडियन एक्सपोजर उतना ज्यादा मिला नहीं, तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया वाले, तो इसीलिए उन्होंने अपने साइंटिस्ट के नाम ले रखे हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने इसको खोजा है। बट ऑलरेडी किसने दे रखा है? इंडियन दे रखा है। अब तुम्हारे नहीं मानने से थोड़ी कुछ होगा भाई, तुम आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो गया क्या? सेम कहानी है। तो अब अमेरिका वाला, अभी अमेरिका वालों ने हल्दी और लहसुन दोनों पे पेटेंट ठोका था। हल्दी और हल्दी समझते हो, टर्मरिक, लहसुन मतलब गार्लिक, दोनों पे पेटेंट के लिए कि इसी पे दुनिया भर में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे विच इज मेड बाय टर्मरिक और गार्लिक, दोनों पे रॉयल्टी हमें मिलेगी। इंडिया लग रहा पगला गए हो तुम, अभी शुरू किए हो हल्दी लहसुन खाना, हमारे हल्दी लहसुन समझ रहे हो कब से चल रहा है। सो जो आपने कोड सुना है जो WTO, उस पर वहां पे इस पे क्या हुआ था, तो इंडिया वालों को जब पता चली तुरंत वहां पे इंडिया वाले पहुंच गए इस चीज को लेकर के, और उस पर जब उस पर डिबेट हुई तो उसमें डिबेट मानेगे कि आप अपने एविडेंस दिखाओ, हम अपने एविडेंस दिखाते हैं। भाई मेरे एविडेंस, मेरा जो किताब है वो किताब 2000 साल पहले हल्दी लिखी हुई है कि भाई वही सुसरू तो उसमें इलाज के चरक रखने, अरे यार हल्दी आपको पता है कितनी खतरनाक एंटीसेप्टिक होती है, तो वो सारी किसमें लिखी हुई है? सुसरू तो चरक संहिता में लिखी हुई है। उसका एविडेंस कितना पुराना? 2000 साल पुराना एविडेंस है। और अमेरिका का कितना पुराना एविडेंस? 1795 में तो अमेरिका बना है, तो उसका कौन सा एविडेंस है? बात समझ रहे हो चीजों को लेकर के? तो यहां पे चीजें समझ में आती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना क्या कि अयोध्या जब बन रही थी राम मंदिर में, तो पूछा गया था, बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों चीजें देखेगा। उन्होंने पूछा अयोध्या नाम पहली चीज कहां है, एक्सप्लेनेशन, और मैं कैसे मान लूं कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे? क्वेश्चन गलत नहीं है सुप्रीम कोर्ट का? गलत है? मैं आप कह रहे हैं अयोध्या में राम पैदा हुए, आपके कहने से मान जाऊं? नहीं ना, तो आपको क्या देना पड़ेगा? एविडेंस देना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको बुलाया गया था। राम भद्राचार्य नाम देखो, राम भद्राचार्य को जानते हो, जो बहुत फेमस सेंट है यहाँ, जो आंखें नहीं है जिनकी, अंधे जो, उनको, क्योंकि बहुत काबिल आदमी, कभी सुनना उनको, मैं फॉलोअर नहीं हूं उनका, बट लॉजिक बात है, मैं एक दो डिबेट उनकी देखा था, क्या बेहतरीन बंदा है यार, मतलब कहां कहां की लाइनें उसको याद है, मतलब वेद याद है उसको यार। उस बंदे ने बोला था फला फला, सीधी बात है, पूरे वर्ड में जो अयोध्या वर्ड है, अयोध्या वो एक ही ग्रंथ में है, मैं ग्रंथ का नाम बोल रहा हूं कौन सा है, बट वो एक ही ग्रंथ, और कहीं अयोध्या ही नहीं जहां पे लिखा हुआ राम जी का जन्म हुआ था। तो एविडेंस दिखाना पड़ेगा ना आपको। वो सोचो किसी को नहीं पता था, वो बंदा वो एविडेंस लेके गया सुप्रीम कोर्ट की, ये देखिए लिखा हुआ है राम जी का जन्म अयोध्या नाम की नगरी में हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट के आगे खुल गए, क्या बात है भाई साहब। तभी तो जाकर के, नहीं तो हार जाते हैं हम केस राम मंदिर वाला, क्योंकि राम मंदिर पे तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर हुए ना। अगर मान लीजिए एविडेंस नहीं है तो राम कौन है? इमेजिन है, पता नहीं है कि नहीं है, बात समझ रहे हो? तो जरा प्रैक्टिस यहां पे मैंने जो बताया, ये जो एविडेंस है, ये एविडेंस क्या हो गया तुम्हारा? साइंस, कि मैं कहां पर, और एविडेंस जो आपने दिखाया वो तुम्हारा क्या हो गया? कल्चर। यही डिफरेंस मैं तुमको सिखा रहा हूं, ठीक है? और लिखो लीस्ट रिसर्च फंडिंग। लीस्ट रिसर्च फंडिंग, रिसर्च में सबसे कम फंडिंग होना। लीस्ट रिसर्च फंडिंग, रिसर्च में कम से कम फंडिंग का होना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम हो रहा। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी अच्छा खासा फंडिंग गवर्नमेंट रिसर्च में कर रही है। आपके सामने फंडिंग दिख रही होगी आपको, किस सेंस में? प्रोजेक्ट के सेंस में। चंद्रयान, मंगलयान अभी देख रहे हो धड़ाधड़। अभी कौन सा लॉन्च हो रहा है? आदित्य लॉन्च हो गया, आदित्य 2 अभी करसो। कौन सा मिशन जा रहा है जो रोज लेट हो रहा है, जिसमें इंडियन जा रहा है स्पेस पे? एक कोई इंडियन स्पेस जा रहा है, क्या नाम है? हाँ जी देवी जी, तुम्हारी फील्ड का है वो, एयरफोर्स का, क्या नाम है? पता नहीं। हाँ ऐसे कुछ है, नाम सही आ रहा है, शुभम। आगे कुछ होगा? एयरफोर्स का पायलट है बंदा, वो नासा ने देखे 5 लोगों का है। मिशन का नाम बताइए। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपके? पता चले क्या बोल रहे सर यार, इस क्या, कौन जा रहा है, कहां जा रहा है? एक इंडियन है जो अमेरिका में एस्ट्रोनॉट के फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है? रोज ये मिशन थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है ड्यू टू वेदर कंडीशन के नाते। तो उस मिशन का मैं नाम आपसे पूछ रहा हूं। तुम लोग देखते हो ना उसको, कम से कम 20,000 लोगों ने देख लिया है, जो मैंने वो वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब पे। बताओ ये हाल हो रहा। मैं तुम लोग कसम से ना तो तुम यूट्यूब देख रहे हो एकेडमी का, ना पढ़ ही रहे हो यूट्यूब, कैसे हो तुम्हारा भला? इसीलिए मैं आप उसमें देख रहा होगा जो डलवाता हूं, उसमें रील डलवाता हूं, देखो 60 सेकंड की, इसीलिए डलवाता। कम से कम उतना तो टाइम निकाल लो, वो भी नहीं देख रहे हो। और कितने वहां 20-20 हजार 30-30 हजार व्यू आ रहे हो, तो वो भी नहीं देख रहे। अब मिशन का नाम आपको पता ही ना, रोज लेट हो रहा है उसको लेकर के, रोज इस पे चल रही है कि रोज लेट हो रहा है। जानबूझ के कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएसए जानबूझ करके कर रहा है ऐसा, थोड़ा सा वो तो, हाँ वो तो वो चल ही रहा है, स्पेसटिक्स वाला वो।
हाँ वो बार कई बार हो चुका, पांचवा छठा राउंड था उसका, फिर फेल हो गया, तो वो हो ही गई थोड़ा सा। खैर लास्ट हेडिंग डालिए, लास्ट हेडिंग डालिए, डिपार्टमेंट्स, विभाग, विभाग, डिपार्टमेंट। सिंपली भाषा में कौन कौन से एरिया हैं या कौन कौन से सेक्टर होते हैं जिनको हमको समझना होता है, ठीक है। पहला डिपार्टमेंट आओ, साइंस एंड टेक, अब खाली थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। पहला लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भारत सरकार का मंत्रालय होता है। इंडिया के अलग 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 मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री, उसमें जो साइंस एंड टेक ये मिनिस्ट्री होती है, नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्टर कौन है कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, हमें मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक होगी बात। इसके अंदर के जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लिखिए दो तीन चीजें। डिपार्टमेंट 1971 में बनी है, 1971 में बनी है मिनिस्ट्री, 1971 में मिनिस्ट्री आपकी बनाई गई है। दूसरी चीज 71 में बनी है, इसके मैं फैक्ट्स आपको कुछ बता देता हूं। रिकमेंडेशन बाय SAAC, इसको रिकमेंडेशन बाय SAAC, इसको बस चुपचाप खाली लिखते चलिए। SAAC ने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है। डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स इसी के अंदर के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो पहला डिपार्टमेंट है स्पेस। ऐसे करके मैं आपको डिपार्टमेंट बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। पहला स्पेस, दूसरा IT, तीसरा AE एटॉमिक एनर्जी, AE एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर मतलब परमाणु ऊर्जा, चौथा बायोटेक, बायोटेक, फोर्थ नेक्स्ट नंबर जो भी है ओशन डेवलपमेंट, महासागरीय विकास, महासागरीय विकास, हाँ ओशन ओशन ओशन, हाँ समुद्र, महासागरीय विकास। एंड लास्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ, उसी को CSIR जो मैंने वर्ड यूज किया था वो यही है, CSIR इसी का पार्ट है। CSIR आगे दिखाऊंगा अभी CSIR क्या होता है। ये इंडिया की मिनिस्ट्री होती है जो काम करती है किसके लिए, रिसर्च, इसके लिए। इस समय कौन है मिनिस्ट्री अपने यहाँ IT में, ये साइंस टेक मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, सुनिए धर्मेंद्र प्रधान का नाम, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अगला ये थक गया यार बोल बोल के इसमें, हाँ नेक्स्ट प्रोग्राम्स, इसी में प्रोग्राम्स, हमारे जो मिनिस्ट्री ने कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए हैं, मैं सारे नहीं बता सकता आपको, सारे बहुत सारे हैं, बट इसमें से कौन कौन से प्रोग्राम जो सिविल्स में आए हुए हैं, IAS PCS के प्रोग्राम। पहला लिखे निधि, निधि शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको प्रोग्राम में। पहला है निधि, दूसरा है पर्स PURSE, थर्ड है स्तुति STUTI, स्तुति इंग्लिश में लिखना STUTI, इसकी फुल फॉर्म होगी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट विज्ञान ज्योति, विज्ञान ज्योति। नेक्स्ट किरण, किरण। नेक्स्ट श्रीमन, श्रीमन। और लास्ट है इंस्पायर, INSPIRE, INSPIRE, इंस्पायर। ठीक है, ये हो गया आपका साइंस टेक मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आपके सामने DSIR, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। पानी आनी पीना और पीना किसी को पीना और पी लीजिए, बहुत काम, क्योंकि जो इंडिया में IAS हैं उनका जहां पे पोस्टिंग हो यहीं जगहों पे होती है, तो तुम्हारे बहुत काम का है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल सिलेबस को छोड़ करके ट्रेडिशनल सिलेबस पे जा रहे हैं। और इस बार के पेपर और पिछले बार के प्रीलिम्स के पेपर ने बहुत क्लियर बता दिया कि बहुत ज्यादा किताबों पे मत रहो, क्योंकि PMO में पिछली बार 3 या 4 क्वेश्चन PMO से उठ गए थे। PMO सुने हो, खाली नाम जानते हो PMO का, उसके अंदर का स्ट्रक्चर पूछ लिया था। तो दिक्कत यह है कि जो IAS आदमी है, जो PCS आदमी है, उसकी पोस्टिंग जहां पे होती है, जिस डिपार्टमेंट, पता तो रखो क्या होता है, ये वो चीजें चल रही हैं, समझ रहे। तो गांधी जी ने क्या किया, नेहरू ने खत्म कहानी, गांधी नेहरू वाला दौर, समझ गए। तो इन चक्करों में मतरन अपने आप को धोखा दोगे अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के चक्कर में पड़े हुए हो। क्या आपको लग रहा है कि आप इसमें क्या तैयारी आपको लग रही है आप कर रहे हो ना, बट कायदे में तैयारी नहीं कर रहे हो भाई। तो थोड़ा ध्यान से समझना जो कह रहा हूं। DSIR, ये सारे डिपार्टमेंट पहली बार सुन रहे हो तुम, फुल फॉर्म ध्यान से।
DSIR फुल फॉर्म देखो लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR। 1985 में बनाया गया है, 1985 में बनाया गया है, 1985 में बनाया गया है। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित जो विभाग हैं, इससे संबंधित जो विभाग हैं उसमें पहला लिखिए CSIR, CSIR, CDC, CDC, और तीसरा है CEL, CEL, तीनों डिपार्टमेंट हैं, CEL। डन। नेक्स्ट आइए, CSIR हेडिंग डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 बार ये क्वेश्चन है, 16 टाइम IAS CSIR। समझ जाना क्या मैं बता रहा हूं। CSIR पीछे मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी थी, ठीक है। लिखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। हाँ, दे आर मतलब CSIR की बात हो रही है। नो, दैट इज साइंस डिपार्टमेंट में जो IAS है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिखिए, इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, भारत की R&D की सबसे बड़ी लैब है CSIR, इंडिया की सबसे बड़ी लैब है। इंडिया में टोटल लिखिए 39 नेशनल लेबोरेटरी, 39 नेशनल लेबोरेटरी है इसमें। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं, इंडिया में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च अगर हो रहा है तो उसके लिए नोडल एजेंसी CSIR है। समझ में आई बात? किसी भी सेक्टर में साइंटिफिकली अगर कोई रिसर्च का काम हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल CSIR को डाला जाता है, ठीक है। इसकी एक मैगजीन भी आती है, विज्ञान पत्रिका में भी, नाम सुने आपने लोगों ने, एक साइंस रिपोर्टर सुने, साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन होती है, वो यही रिलीज करती है, ठीक है, वो मॉडर्न नहीं है। नेक्स्ट आओ, DAE, DAE सामने, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग, DAE। परमाणु ऊर्जा, नाम से पता चल रहा होगा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सारा काम। अच्छा, एटॉमिक एनर्जी जो से यहां पे ध्यान रखिएगा, एटॉमिक एनर्जी ये परमाणु बम वाला नहीं है, ये सामने ही लिखा है एटॉमिक एनर्जी है ना, तो इसका मतलब जो परमाणु से एनर्जी बनती उसका डिपार्टमेंट है। इसी को न्यूक्लियर एनर्जी भी बोलते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। लिखो, रिलेटेड टू द न्यूक्लियर एनर्जी, 1954 में बनाया गया था, 1954 में बनाया गया था। आप लोगों ने सुने हो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, सुने हो? हाँ, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लिख लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटअप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप करने में रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है आपकी ये। रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश्ड इन 1954,